तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी को, जो कि एक बहुत ही खतरनाक असली काले जादू के ऊपर आधारित है। इस मूवी का नाम है रेगो न्योवो, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया और बहुत ही डेंजरस फिल्म बनाई गई है। इसके अंदर एक ऐसा पोचोंग शैतान है जो कि इंसानों की रूह को इस तरह से खाता है, जो कि दिखने में और सुनने में काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। मूवी के अंदर एक बहुत ही भयानक हॉन्टेड बोर्डिंग हाउस दिखाया गया है, जहाँ पर हमेशा 10 मेंबर्स रहने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ ऐसा होगा जिससे कि सबकी जान पर खतरा आ सकता है। तो इसके ट्विस्ट को जानने के लिए तो आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। और रिसेंटली मैंने पोस्ट हाउस, फिलिपिनो हॉरर और एक सिजन और एलिहीन फिल्म को एक्सप्लेन किया है। इनकेस आपने दोनों ही सच्ची घटनाओं को मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए। दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें मिसेस S3 बोर्डिंग हाउस से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहां पर मिन नाम का एक जवान लड़का अपने दोस्त बॉबी के रूम के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। जब उसे अंदर से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता तो वो ये देखता है कि दरवाजा ऑलरेडी थोड़ा सा खुला हुआ है, और तब वो उस रूम के अंदर जाता है। अंदर पहुंचकर मिन देखता है कि उसका दोस्त बॉबी बहुत डरा हुआ था। वो मिन से मिन्नतें करता है, इनफैक्ट उसको फोर्स करता है कि वो उस रात उसी के रूम में सो जाए। अब इस बात पर मिन उससे पूछता है कि आखिरकार बॉबी को हुआ क्या है, तो वो उसको अपने इस डरावनी कंडीशन का रीजन बताता है। वो कहता है कि उसको एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, जैसे कि कोई उन दोनों को लगातार देख रहा है, और वो क्लियरली इस अनसीन सर्विलियंस की वजह से काफी घबराया हुआ था। वो अपने दोस्त को काफी डरा हुआ देखता है और उसे शांत करने के लिए उस रात उसी के रूम में सो जाता है। अब उस रात जब ये लोग सो रहे होते हैं, तभी अचानक से उस कमरे की खिड़की पर जोर जोर से दस्तक होने की आवाज आती है। इस आवाज से बॉबी की नींद खुल जाती है और वो घबरा कर मिन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं उठ रहा होता और गहरी नींद में सो रहा होता है, तो बॉबी यहाँ पर आहिस्ता से खिड़की के पास जाता है। वो बाहर की ओर झांकता है, लेकिन बाहर की ओर देखते ही वो काफी हैरान हो गया था, जैसे कि उसने कुछ बहुत ही भयानक देख लिया हो। थोड़ी देर के बाद में मिन की भी आंख खुल जाती है और वो एहसास करता है कि बॉबी वहां पर नहीं था। तब मिन को बाहर की ओर से कोई अजीब सी आवाज आती है। जब वो खिड़की से झांकता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि बॉबी बाहर गार्डन की जमीन खोद रहा था। वो तुरंत दौड़कर उसके पास जाता है और देखता है कि बॉबी पागलों की तरह मिट्टी खोदे जा रहा है। अब मिन उसको देखकर कंफ्यूज्ड हो जाता है और उससे ये पूछताछ करता है कि वो गड्ढा क्यों खोद रहा है। तब बॉबी बिना रुके मिन से बस इतना कहता है कि वो उसकी हेल्प करे। इस बात पर मिन भी काफी कंफ्यूज्ड होकर उसकी हेल्प करने लगता है। तभी उन्हें जमीन खोदते वक्त एक लाश मिलती है, जो कि सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी, और मेरे ख्याल से इसे पुचोंग कहा जाता है। जब बॉबी उस लाश के मुंह से कपड़ा हटाता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो लाश उसकी खुद की थी। जी हाँ, ठीक उसी पल पर बॉबी जोर से चिल्लाकर उठ जाता है और समझ जाता है कि ये खाली एक नाइटमेयर था। अब मिन जो होता है वो भी उसकी आवाज से जाग उठता है, और तभी बॉबी उससे ये कहता है कि इस बोर्डिंग हाउस में कोई तो बहुत ही सीरियस दिक्कत है, और उसको डीपली फील हो रहा है कि वो बहुत जल्द मरने वाला है। खैर, अब इसके बाद में हम लीना को देख पाते हैं, जो कि अपनी स्टडीज के लिए सिटी में आई थी। बस टर्मिनल पर उसका भाई बेन उसको रिसीव करता है, और उनकी बातों से पता चलता है कि लीना और बेन का अपने पेरेंट्स के साथ में रिश्ता अच्छा नहीं था। बेन लीना को रहने के लिए उसी बोर्डिंग हाउस में लेकर जाता है जहां पर बॉबी और मिन रहते थे, और बेन भी वहीं पर रहता है, यानी कि मिसेस S3 बोर्डिंग हाउस के अंदर। अब बोर्डिंग हाउस के जो मालिक थे ना, उनके नाम होते हैं वारियो और S3। ये दोनों ही कपल थे। लीना का वो वेलकम करते हैं, और S3 लीना को एश्योर करती है कि यहाँ पर रहने वाले सारे 10 मेंबर्स एक परिवार की तरह रहते हैं। यहाँ का रेंट काफी कम था, अच्छा एनवायरनमेंट था, और ओनर्स का बर्ताव देखकर लीना काफी खुश थी। लेकिन ऑब्वियसली हमको ये समझ में आता है कि यहाँ पर स्टार्टिंग से अब तक कुछ तो दिक्कत चल रही थी, जिसके बाद में S3 लीना को अपने बेटे रियान से इंट्रोड्यूस करवाती है, और उससे ये कहती है कि इनका घर बोर्डिंग हाउस के पीछे ही है। जिसके बाद लीना अपने रूम को एक्सप्लोर करती है कि तभी रीना नाम की एक लड़की उसके रूम में आकर अपना इंट्रोडक्शन देती है, और वो भी उसी बोर्डिंग हाउस की रेसिडेंट थी, यानी कि उन 10 मेंबर्स में से एक थी। अब रीना उसको सभी लोगों से मिलवाने के लिए ले जाती है। जब रीना उसे लिविंग रूम में लाकर अपने बाकी रेसिडेंट्स को बुलाने जाती है, ठीक उसी वक्त पर लीना की नजर बॉबी और मिन पर पड़ती है। वो उनकी बातें सुन लेती है, जिसमें ये दोनों बॉबी के नाइटमेयर के बारे में बात कर रहे थे, जिनकी बातें सुनकर लीना को कुछ गड़बड़ लगने लगती है। अब जब रीना वापस आती है तो वहाँ पर उससे सारे रेसिडेंट्स मिलने आए थे, और जब वो बॉबी और मिन से उसको इंट्रोड्यूस करवाने जा ही रही थी, लेकिन ये दोनों ही उनसे बगैर कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं, यानी कि उन्होंने लीना से कुछ भी नहीं बोला था। एनीवेज, अब रीना जो होती है वो लीना को हैनी और एका से मिलवाती है, जहाँ पर बातों ही बातों में हैनी ये बताती है कि एक वीक में एक बार वो सब मिसेस S3 की फैमिली के साथ ही खाना खाते हैं, यानी कि डिनर करते हैं।
अब सीन शिफ्ट होता है डिनर के वक्त पर ही, जहाँ पर सभी लोग खाना खाने के लिए मिसेस एस्त्री के घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन बॉबी वहाँ पर आने से मना कर देता है, जिस पर मिन उसे जबरदस्ती पकड़ कर ले आता है, जहाँ पर मिसेस एस्त्री उन्हें काफी अजीब बर्ताव करते हुए नोटिस कर लेती है। अब डिनर टेबल पर लीना नोटिस करती है कि एस्त्री के परिवार में कोई भी नॉनवेज नहीं खा रहा था। इस पर रीना लीना को ये बताती है कि वो सभी वेजिटेरियंस हैं, जिसके बाद में एस्त्री सबसे कहती है कि वो अपने अपने तरीके से डिनर शुरू करने के लिए पहले प्रेयर्स करें। अब लीना जो होती है वो गलती से एक चीज नोटिस कर लेती है कि मिसेस एस्त्री बार बार एक चीज रिपीट कर रही थी कि 10 लोग ही यहाँ पर रहें और सबकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। मिसेस एस्त्री की ये प्रेयर उसे थोड़ी सी अजीब और सस्पिशियस लगती है कि आखिरकार 10 लोगों के लिए ही यहाँ पर प्रेयर क्यों करी गई थी। खैर, जैसे ही प्रेयर्स खत्म होती है और सब लोग खाना शुरू करने वाले थे कि तभी बॉबी अचानक बीमार पड़ जाता है और उल्टियां करने लगता है और दौड़कर वो रूम से बाहर चला गया था। इस पर मिन तुरंत उसको संभालने के लिए उसके पीछे चला जाता है और यही सब देखकर लीना को यहाँ का माहौल कुछ अजीब लगने लगता है। तभी उसकी नजर मिसेस एस्त्री पर पड़ती है जो कि उसे ही देख रही थी, जिससे कि लीना का शक और भी गहरा हो जाता है कि इस बोर्डिंग हाउस के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। अब डिनर खत्म होने के बाद में लीना एस्त्री को डिश वॉशिंग में हेल्प करने का ऑफर देती है, लेकिन वो उसके ऑफर को पोलाइटली रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि उसे किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है। अब लीना और रीना जब वहां से जा रही थी तब लीना को याद आता है कि वो अपना फोन तो डाइनिंग टेबल पर ही भूल आई है। अब फोन लेने के लिए जब वो वापस अंदर जाती है तो उसे अचानक से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि मिसेस एस्त्री सारी डर्टी डिशेस को लेकर घर के पीछे के एरिया में जा रही हैं। क्यूरियस होकर लीना किचन की खिड़की से झांकती है कि मिसेस एस्त्री उन बर्तनों को घर के बैक साइड में बने हुए एक छोटे से रूम के अंदर लेकर जा रही थी और ठीक उसी पल रीना उसे बाहर से आवाज देकर बुला लेती है और फिर लीना भी वहां से चली गई थी। यानी कि नॉर्मली डिशेस को धोना चाहिए था, लेकिन मिसेस एस्त्री इनको कहीं और ही लेकर जा रही थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लीना अपने रूम के बाहर किसी के पैरों की आवाज सुनती है। वो चुपके से झांकती है तो उसे मिन दिखता है जो कि बॉबी के रूम में जा रहा था। जब वो बॉबी के रूम में जाती है तो देखती है कि बॉबी बहुत बीमार है और इसलिए मिन उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी लगा रहा था। इस पर लीना मिन को एडवाइस देती है कि उसे ठंडे पानी से नहीं बल्कि गर्म पानी से पट्टी लगानी चाहिए। तब बॉबी उन दोनों को वार्न करता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। अब डर से भरी आवाज में वो बताता है कि बाहर केले के गार्डन में उसने बहुत सारी एंटिटीज को लटके हुए देखा है जिनके पैर जमीन को टच नहीं कर रहे थे। बॉबी पूरे यकीन से कहता है कि अगर वो लोग इस घर में और भी ज्यादा देर तक रहे तो सभी मारे जाएंगे। अब बॉबी का डर इस हद तक बढ़ चुका था कि वो उस बोर्डिंग हाउस में एक पल और भी बिताने को राजी नहीं था। मीनू से बार बार समझाने और रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉबी काफी पैनिक में था और वो आधी रात को ही अपना बैग पैक करके वहां से हमेशा के लिए निकल जाने का फैसला ले लेता है। बॉबी मिन की सेफ्टी के लिए उसको भी इंसिस्ट करता है कि वो भी उसके साथ चले क्योंकि उसकी भी जान को खतरा था, मगर मिन वहां से जाने से साफ इनकार कर देता है। अब इसी गर्मा गर्मी के माहौल के बीच में घर के ओनर्स मिसेस एस्त्री और वारियो भी वहां पर आ पहुंचते हैं। अब ये लोग बॉबी को रोकने के लिए दो ऑप्शंस देते हैं कि या तो वो अगली सुबह ही निकल जाए या फिर उनके नेक्स्ट किराएदार आने तक यहाँ पर रुक जाए, लेकिन बॉबी उनकी किसी भी लॉजिक या फिर रिक्वेस्ट को सुनने की हालत में नहीं था और वो उन्हें अनसुना करके वहां से निकल पड़ता है। अब जैसे ही वो उस घर से निकलता है पूरे बोर्डिंग हाउस का एटमॉस्फेयर अचानक से बदल गया था और वहां की सारी लाइट्स एबनॉर्मली ब्लिंक करने लगती हैं और अचानक से पूरा का पूरा बोर्डिंग हाउस जो होता है वो गहरे अंधेरे में डूब जाता है। अब थोड़ी देर के बाद में लाइट वापस आती है, लेकिन मिसेस एस्त्री और वारियो घबराकर अपने बेटे रियन के कमरे में भागते हैं और देखते हैं कि वो अचानक ही बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा है और उसके हाथों में एक अजीब सा इन्फेक्शन होने लगा था। साथ ही साथ उसके मुंह से झाग आ रहे थे और फिर वो लोग किसी तरह से उसको संभालने लगते हैं। अब अगली सुबह का माहौल काफी भयानक हो गया था क्योंकि बोर्डिंग हाउस के अंदर सबकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। ऐसे ही लीना की नींद एक तेज पेट दर्द की वजह से खुल जाती है, जिससे कि वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी और अब चेक करने के लिए कि रीना ठीक है या फिर नहीं वो उसके कमरे में जाती है, जिस पर वो उसको बताती है कि उसे भी बहुत तेज बुखार फील हो रहा है। जब लीना पेन किलर्स ढूंढने के लिए लिविंग रूम में जाती है तो वो देखती है कि उसका भाई बेन भी वहां पर बैठा है और अपने दांत दर्द की वजह से दर्द में कर रहा था। अब तभी वहां पर मिन आता है और एक बहुत ही शॉकिंग चीज बताता है। वो कहता है कि घर की फर्स्ट एड किट की सारी दवाइयां खत्म हो चुकी हैं, जो कि काफी वियर्ड बात थी और इसका रीजन ये भी था कि आज सभी लोग जब सुबह सोकर उठे थे तो लगभग हर किसी को कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम या फिर बीमारी महसूस हो रही थी। हालत इतनी अजीब थी कि मिन लीना को सजेशन देता है कि वो मिसेस एस्त्री के पास जाए और उनसे कुछ दवाइयां मांग कर लेकर आए और जब लीना मिसेस एस्त्री के घर पहुंचती है तो उसे दरवाजे के पीछे से फिर से वही क्रीपी और मिस्टीरियस प्रेयर सुनाई दे रही होती है कि सिर्फ 10 लोग ही रहें और सबकी हेल्थ हमेशा अच्छी बनी रहे। ये
सुनकर लीना की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है और वो चुपके से रियन के रूम में झांकती है और देखती है कि वो बिस्तर पर बहुत ही नाजुक और बीमार हालत में पड़ा हुआ था, जिसको देखकर लीना को भी डर लगने लगता है कि यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। अब ठीक उसी वक्त वारियो लीना को उन पर स्पाई करते हुए पकड़ लेता है। वो काफी सख्त लहजे में उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। लीना घबराकर पेन किलर का बहाना बनाती है और रियन की हालत के बारे में पूछती है। अब वारियो उसको दवाई तो दे देता है, लेकिन बहुत ही रूखे और कोल्ड अंदाज में कहता है कि रियन बिल्कुल ठीक है। साथ ही साथ वो लीना को एक वार्निंग देता है कि वो फिर कभी इस तरह से उनके घर में चुप चुप कर ना झांके। अब लीना इस चीज के लिए माफी मांगती है और वहां से निकल जाती है, लेकिन उसके मन में शक और गहरा होने लगा था कि इस परिवार के साथ कुछ तो गड़बड़ है। अब बोर्डिंग हाउस में पहुंचने पर जब लीना अपने भाई बेन को खाना देने के बाद में अपने रूम की तरफ लौट रही थी तो अचानक उसे एक बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद से मिसेस एस्त्री की प्यारी बिल्ली कहीं फंस गई होगी, जिसकी हेल्प करने के लिए लीना उस आवाज का पीछा करने लगती है और चलते चलते बोर्डिंग हाउस के ठीक पीछे बने केले के बागान में पहुंच गई थी, जहां का माहौल काफी डरावना था। अचानक लीना की नजर हवा में लटकती हुई एक भयानक एंटिटी पर जाती है और वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत होता है, जिसके गले में रस्सी लिपटी हुई थी और वो हवा में बिना किसी सपोर्ट के झूल रहा था। अब इससे पहले कि लीना को कुछ भी समझ में आता, ये भूत तेजी से उसकी तरफ झपटता है। लीना डर के मारे इतनी जोर से चिल्लाती है कि पूरा बोर्डिंग हाउस गूंज उठता है। अब उसकी चीख सुनकर बेन, मिन और रीना तुरंत ही बागान की तरफ दौड़ते हैं, जहाँ पर लीना काफी घबराई हुई थी और सभी को रोते हुए बताती है कि जो उसने देखा वो काफी खौफनाक था। लेकिन उसका भाई बेन, जो कि शुरुआत से ही इन सब बातों को बकवास मानता आ रहा था, वो उसको चुप करता है। वो कहता है कि ये सब खाली उसका हेलुसिनेशन है और शायद थकान की वजह से उसको ऐसा हो रहा होगा। लेकिन मिन, जो कि बॉबी की बातों पर यकीन करता था, वो बेन को याद दिलाता है कि बॉबी ने भी एग्जैक्टली वही सब देखा था जो कि अब लीना बता रही है। लेकिन इसके बावजूद बेन अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है कि मैं यहाँ पर 6 साल से रह रहा हूँ और मुझे आज तक कोई भी भूत नहीं दिखाई दिया। और हो भी सकता है कि उसका ये ओवर कॉन्फिडेंस आगे चलकर उन पर भारी पड़ने वाला था। जिसके बाद ये लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब उसी रात जब रीना बाथरूम जाती है तो वो देखती है कि बाथरूम का शावर कर्टेन बगैर किसी हवा के अपने आप ही सरकने लगता है। इससे पहले कि वो कुछ करे, अचानक लाइट चली जाती है और पूरा बाथरूम अंधेरे में डूब जाता है। अब अंधेरे में रीना को पर्दे के उस पार का एक साया जो होता है वो अपनी ओर बढ़ते हुए नजर आता है। वो डर के मारे जोर से चिल्ला उठती है, जिसकी आवाज सुनकर लीना तुरंत उसकी हेल्प के लिए भागती है। और अब तक रीना यहाँ पर लीना की बातों पर जो यकीन नहीं कर रही थी, फाइनली उसको सब कुछ यकीन हो जाता है, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से उस भूत को देख लिया था। दोनों अब समझ चुकी थी कि इस घर के अंदर रहना मौत को दावत देने के बराबर था। खैर, अब अगले दिन रीना जो होती है वो मिन और बेन को अपनी आखिरी नाइट के एक्सपीरियंस के बारे में बताती है, तो बेन उसकी बात को लेकर रीना का मजाक उड़ाने लगता है और उसके डर को बचपना बताता है। इस बात पर रीना उससे ये कहती है कि ये कोई वहम नहीं हो सकता, क्योंकि 2 अलग लोगों को एक ही चीज यहाँ पर दिख रही थी। और वो बेन को समझाती है कि उसे कम से कम अपनी बहन की बात पर तो यकीन करना चाहिए। खैर, अब इन हालातों से परेशान होकर लीना अपने पिता को कॉल करती है और रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें बोर्डिंग हाउस बदल देना चाहिए। लेकिन उसके डैड उसको साफ इनकार कर देते हैं, ये कहते हुए कि अभी घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही। उल्टा वो लीना और बेन दोनों को बिना वजह परेशान करने के लिए खूब डांटने लगते हैं। अब अपने पिता से डांट खाने के बाद में बेन का गुस्सा लीना पर निकल जाता है। वो उस पर भड़कते हुए पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ से भागने की जिद क्यों कर रही है। जब लीना रोती हुई कहती है कि उसे यहाँ पर डर लगता है, तो बेन उसकी बात का बिल्कुल विश्वास नहीं करता और ऐसा भाई तो मतलब बहुत ही वियर्ड टाइप का व्यक्ति था। एनीवेज, वो उल्टा उसको ही ब्लेम करता है कि उसकी वजह से बचपन से लेकर आज तक उसे अपने पेरेंट्स की डांट खानी पड़ रही है, और ये कहकर बेन वहां से चला जाता है, विच क्लियरली एक्सप्लेन्स कि भाई बहन के बीच में कुछ न कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज थे। खैर, अब तभी रीना और मिन लीना के पास आते हैं और उसको संभालते हैं। तीनों मिलकर ये फैसला करते हैं कि इन अजीब इवेंट्स की सच्चाई जानने के लिए उन्हें मिसेस एस्त्री और वारियो से बात करनी होगी, क्योंकि शायद उन्हें इस जगह के राज के बारे में कुछ पता होगा। सीन शिफ्ट होता है डिनर टेबल पर, जहां पर सभी लोग मिसेस एस्त्री के घर डिनर के लिए जमा होते हैं। तब एका नोटिस करता है कि रियन वहां पर नहीं है और उसकी गैर मौजूदगी पर सवाल उठाता है। वारियो बात संभालते हुए ये कहता है कि रियन की तबीयत ठीक नहीं है और वो बीमार है। अब जब बेन मिसेस एस्त्री को परेशान देखकर उनसे उनकी सेहत का हालचाल पूछता है, तो वो उन लोगों से इसके बारे में एक बहुत ही अजीब और अनएक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि वो ये चाहती है कि बोर्डिंग हाउस में फिर से 10 मेंबर्स पूरे हो जाएं, और उसकी बातें सुनकर इन लोगों को काफी अजीब लगता है। आई मीन, यहाँ पर इतना कुछ हो रहा था, लेकिन मिसेस एस्त्री को इस बोर्डिंग हाउस के अंदर खाली 10 मेंबर्स को इकट्ठा करना था। एनीवेज, उनकी बातें सुनकर उन्हें काफी अजीब लगता है कि तभी माहौल को देखते हुए रीना उनको सजेस्ट करती है कि उन्हें घर में किसी उस्ताद या फिर तांत्रिक को बुलाना चाहिए, ताकि वो घर में हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की जांच कर पाए। लेकिन मिसेस एस्त्री जो होती है सुनते ही भड़क जाती है और सख्ती से इस प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए ये बोलती है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती और ये सब वहम है। वारियो भी उनका पूरा साथ देते हुए सबको इन बातों पर यकीन ना करने की सलाह देता
देता है और फिर एस्त्री सबको तुरंत ही अपने अपने कमरों में जाने का हुक्म दे देती है। वहीं लीना जो कि माहौल को ठंडा करने के लिए एस्त्री से बर्तन धोने में हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, मगर मिसेस एस्त्री उसको मना कर देती है और कहती है कि उसको पसंद नहीं है कि कोई भी उसके बर्तन छुए। एस्त्री का ये रूड बर्ताव रीना को काफी सस्पिशियस लग रहा था। अब जब एस्त्री चली जाती है तो लीना जो होती है वो रीना से मिसेस एस्त्री के बर्तनों के बारे में बात कर रही होती है कि ठीक उसी वक्त उनको दिखता है कि एस्त्री ढेर सारे बर्तन लेकर फिर से घर के पीछे बने हुए एक पुराने कमरे में जा रही थी। कुछ देर बाद एस्त्री उस कमरे को बाहर से ताला लगाकर वहां से निकल जाती है। अब क्यूरियोसिटी में आकर रीना और लीना उस बंद कमरे के पास जाती हैं और उसको खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी उनको अंदर से एक बहुत ही खतरनाक और भयानक आवाज सुनाई देती है। दोनों इतना डर जाती हैं कि बिना पीछे मुड़े वहां से भाग निकलती हैं। इस पूरी घटना से लीना इतनी सहम गई थी कि वो रीना से रिक्वेस्ट करती है कि वो आज रात उसके साथ ही उसके रूम में रुक जाए, जैसा कि स्टार्टिंग में मिन और बॉबी वाला सीन हुआ था। रीना उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए उसके साथ रहती है क्योंकि वो खुद डर गई थी। लेकिन लीना के सो जाने के बाद में रीना के मन में अभी भी स्टोर रूम से आने वाली आवाज के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी जाग रही थी और अपनी इसी क्यूरियोसिटी के चलते मजबूर होकर वो एक टूल उठाकर उस सुनसान कमरे की तरफ निकल पड़ती है। और जब वो स्टोर रूम का ताला तोड़कर जैसे ही अंदर दाखिल होती है उसे हर तरफ चूहे भागते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर काफी गंदगी पड़ी हुई थी। तभी उसकी नजर एक पर्दे पर जाती है जिसके पीछे हलचल हो रही थी। रीना हिम्मत करके पर्दा हटाती है और देखती है कि एक कफन के अंदर लिपटी हुई एक रूह अपनी लंबी घिनौनी जीभ से थालियों में बचे हुए खाने को चाट रही थी। और ये पक्का पुचोंग होगा या फिर पुचोंग डीमन था, मतलब कि एस्त्री अपने डिशेस इसी आत्मा से साफ करवाती थी। अब रीना ये सारी चीजें देखकर संभल भी नहीं पाई थी कि तभी ये खतरनाक स्पिरिट अचानक से खड़ी हो जाती है और सीधा रीना की तरफ मुड़ती है। डर के मारे रीना जमीन पर गिर पड़ती है। अब ये स्पिरिट हवा में उड़ते हुए तेजी से उसकी तरफ झपटकर अपनी लंबी जीभ सीधा उसके मुंह के अंदर घुसा देती है, जिसमें रीना की चीख तक नहीं निकल पाती, जिसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगली सुबह जब लीना उठती है तो उसके पास रीना नहीं होती और जब वो उसे ढूंढते हुए उसके कमरे के बाहर उसे बार बार आवाज लगाती है तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब परेशान होकर जब वो खिड़की से झांकती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी क्योंकि रीना की लाश उसके रूम में पड़ी हुई थी। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि रीना के साथ वो सब उस स्टोर रूम के अंदर हुआ था, मगर उसकी लाश उसके अपने कमरे में कैसे मिली। और ये सब देखकर अब लीना चीख उठती है। वहाँ पर सारे लोग आ गए थे और ये लोग भी रीना की लाश को देखकर हैरान थे। और जब ये लोग डॉक्टर को बुलाते हैं तो वो चेकअप करके ये बताते हैं कि रीना की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। थोड़ी देर के बाद में उसके माता पिता आकर उसकी लाश को अपने घर ले जाते हैं। अब रीना की मौत ने बोर्डिंग हाउस के हर एक मेंबर को अंदर से हिलाकर रख दिया था। सभी लोग डर जाते हैं और सदमे में होते हैं। उसी शाम लीना और मिन हिम्मत जुटाकर सीधे एस्त्री और वारियो के सामने खड़े हो जाते हैं। अब वो उनसे उस स्टोर रूम से आने वाली डरावनी आवाजों और एस्त्री के वहां पर बार बार जाने पर सवाल जवाब करते हैं। लीना साफ साफ शक जताते हुए कहती है कि रीना जरूर पिछली रात उसी कमरे के अंदर गई थी और वहां पर उसने कुछ ऐसा भयानक देख लिया था जिससे डर के मारे उसको हार्ट अटैक आ गया। लेकिन एस्त्री बहुत चालाकी से सारे इल्जाम नकारते हुए उनसे ये कहती है कि वो सिर्फ कबाड़ और गंदे बर्तन रखने के लिए जगह है और जो आवाजें उन्होंने सुनी थी वो सिर्फ मामूली चूहों की होगी। अब देखो यहाँ पर डॉक्टर ने चाहे जो कुछ भी बताया हो, हम जानते हैं कि रीना के साथ में क्या हुआ था। बेसिकली ये जो डीमन था या जो कुछ भी था उसने यहाँ पर रीना की सोल को कंज्यूम कर लिया था। खैर अभी उनकी बहस चली रही होती है कि अचानक से रियन के कमरे से उसके चीखने की आवाज आती है। अब तभी एस्त्री और वारियो घबराकर तुरंत उस तरफ भागते हैं। लीना और मिन मौका देखकर दबे पांव उनका पीछा करते हैं और दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। वारियो काफी गुस्से में एस्त्री को डांटते हुए कहता है कि जिस रूम के अंदर एक के बाद एक मौत हो रही है वहाँ पर अब कौन रहना चाहेगा। लेकिन एस्त्री पर इसका कोई असर नहीं होता और वो बड़ी बेरुखी से उसको जवाब देती है कि अगर पुराना रूम मनहूस लग रहा है तो नया कमरा बनवा दो। वारियो उसे ये सारा खौफनाक खेल रोकने के लिए बोलता है, मगर एस्त्री साफ बोल देती है कि अब वो पीछे नहीं हट सकती। और बातचीत के बीच वारियो को अचानक महसूस होता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा था, पर जब वो चेक करता है तो उसे वहां पर कोई नहीं दिखता क्योंकि तब तक ये दोनों वहां से जा चुके थे। अब इसके बाद में वारियो अपने घर से बाहर निकलकर इमोशनल हो जाता है और वहां से निकलकर एक मस्जिद की ओर किसी उस्ताद से मिलने जाता है। वहीं दूसरी ओर लीना और मिन ये देखकर डर जाते हैं कि रियन की हालत इतनी खराब है फिर भी उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाया जा रहा, और उनको ऐसा लग रहा था कि रियन को किसी बीमारी ने नहीं बल्कि किसी और चीज ने ही जकड़ कर रखा हुआ है। अब बाद में मिन हालात की गंभीरता को देखते हुए बॉबी को एक अर्जेंट ईमेल लिखता है। वो बताता है कि बोर्डिंग हाउस के हालात अब काबू से बाहर हैं, जहाँ पर रियन की बीमारी एक राज बनी हुई है और उसके माँ बाप का बर्ताव हद से ज्यादा अजीब और सस्पिशियस है। खैर उसी रात लीना की नजर वारियो पर जाती है जो कि अपने हाथ में एक बॉटल लिए घर लौट रहा
था। अब लीना जो होती है वो उसका पीछा करती है और S3 के कमरे के पास पहुंचकर वहां से आने वाली अजीब आवाजों को सुनने की कोशिश करती है। अब जैसे ही वो किचन की खिड़की से अंदर झांकती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि S3 वहां पर चूहे काट रही थी। जी हाँ, और लीना को तुरंत समझ में आ जाता है कि इतने दिनों से उन्हें खाने में चूहे का मांस परोसा जा रहा था, जो कि बहुत ही शॉकिंग चीज थी। अब डर से कांपती हुई लीना तुरंत ही बेन के पास भागती है और उसे इस घिनौनी सच्चाई के बारे में बताती है। मगर बेन जो होता है ना, वो उसका साथ नहीं देता, उल्टा उसी पर भड़क जाता है और उसकी बात पर यकीन करने से साफ इनकार कर देता है। यहाँ पर ये दोनों ऐसा क्या कर रहे थे, यानी कि वारियो और S3, जिसके चलते बेन इनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है, यानी कि अपने ही परिवार पर। जब लीना पूछती है कि वो उस पर बिलीव क्यों नहीं करता, तो बेन अपना दर्द बयां करता है कि वो यहाँ से नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके अपने माँ बाप से ज्यादा S3 और वारियो उसकी परवाह करते हैं। बेन आगे ये बताता है कि उसके पिता सिर्फ ये चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ग्रेजुएट हो जाए ताकि लीना की पढ़ाई का बोझ वो उठा सके। अब बेन गुस्से में ये कहता है कि जो बोझ मेरा नहीं है उसे उठाने से बेहतर है मैं यहीं पर रहूं और कभी एग्जाम पास ही ना करूं। तब लीना एक दर्दनाक राज खोलती है और बताती है कि उनकी माँ पिछले 3 महीनों से कैंसर से लड़ रही है और उन्होंने बेन की टेंशन ना बढ़ाने के लिए ये बात उससे छुपाई थी। लीना रोती हुई कहती है कि मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहती, बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझ पर यकीन करो। खैर अब सीन वारियो की तरफ आता है जो कि हालात से डर चुका था। वो फोन पर एक उस्ताद से मशवरा करता है और उनके बताए मुताबिक स्पेल किया हुआ पानी, यानी कि यहाँ पर चैंटेड वाटर, पूरे घर में छिड़कता है। हिम्मत जुटाकर वो उस मनहूस स्टोर रूम के अंदर कदम रखता है, मगर तभी अचानक लाइट के बल्ब फट जाते हैं और दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। उसके सामने वही एंटिटी प्रकट हो जाती है और उस पर हमला कर देती है और ठीक रीना की तरह वो अपनी लंबी जीभ वारियो के मुंह में डालकर उसे पल भर में खत्म कर देती है। अब अगली सुबह होता यह है कि बेन को एक बिल्ली की आवाज आती है जिसको ढूंढते हुए जब वो बाहर निकलता है तो उसकी नजर एक पेड़ पर जाती है जहाँ पर वारियो की लाश लटकी हुई थी। इसको देखकर बेन चीखते हुए सबको बुलाने लगता है, जिसकी चीख सुनकर सभी लोग वहाँ पर जमा हो गए थे और S3 अपने पति की मौत पर रोने लगती है। लेकिन वहाँ पर मौजूद सभी लोग एक अजीब बात नोटिस करते हैं कि S3 प्रेयर्स में शामिल नहीं होती और सबसे बहुत दूर खड़ी रहती है। तभी उनको याद आता है कि उन्होंने कभी भी S3 या फिर वारियो को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, यहाँ तक कि रमजान के पाक महीने में भी नहीं। उस रात लीना जैसे ही सबको इकट्ठा करके वहाँ पर हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बताना शुरू करती है, तभी अचानक पूरे बोर्डिंग हाउस की इलेक्ट्रिसिटी बंद पड़ जाती है। अब हैनी के पास में इमरजेंसी लाइट होती है और इसलिए वो सबकी हिफाजत के लिए सबको अपने कमरे में बुला लेती है। मीनवाइल S3 के कहने पर बेन और मिन घर के MCB को चेक करने जाते हैं। अब बेन जैसे ही स्विच ऑन करता है, लाइट्स एक पल के लिए जलती है मगर फिर तुरंत ही बुझकर ब्लिंक करने लगती है। सन्नाटे में उन्हें वही खौफनाक एंटिटी दिखती है जो कि धीरे धीरे S3 की तरफ बढ़ रही थी। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो जाता है। दोनों ही लड़के घबराकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं और तभी उनको दिखता है कि उस स्पिरिट की लंबी जीभ अब एक डिमोनिक फेस का रूप ले रही है। डर के मारे दोनों किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग जाते हैं। अब दूसरी ओर लाइट्स ना आने की वजह से परेशान हुई हैनी और एक और लड़की कमरे से बाहर निकलती हैं। सीढ़ियों पर उन्हें चारों तरफ कीचड़ और घिनौने कीड़े मकोड़े बिखरे दिखते हैं और अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। वो समझ गई थी कि खतरा करीब है। अब एक पल में वो स्पिरिट उनका पीछा करने लगती है, जिससे बचने के लिए वो लड़कियां दौड़कर वापस एक रूम में घुस गई थी। वो एंटिटी बाहर से दरवाजे पर इतनी जोर से वार करती है कि पूरा कमरा हिल जाता है। मना करने के बावजूद एक लड़की डर कर दरवाजा खोल देती है और सामने उस शैतानी साये को देखकर तुरंत ही दरवाजा बंद भी कर देती है। अब कोई और रास्ता ना देखकर लड़कियां खिड़की से कूदकर लड़कों के पास पहुंच जाती हैं। अब इस काली खौफनाक रात के बाद में बोर्डिंग हाउस का माहौल इतना बिगड़ गया था कि अगली सुबह लीना, बेन और मिन को छोड़कर बाकी सभी लोग वहां से हमेशा के लिए चले जाते हैं। ये तीनों भी वहां से निकलना चाहते थे मगर किस्मत ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था क्योंकि इनके पास दूसरी जगह जाने के लिए पैसे नहीं थे। लीना के पिता मैसेज करके साफ इनकार कर देते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। ये किस तरह का फादर था और इसलिए इनके लिए बोर्डिंग हाउस बदलना नामुमकिन था। वहीं मिन की माँ भी फोन पर यही कह देती है कि ये उसका आखिरी सेमेस्टर है और इस वक्त घर पर लौटना पढ़ाई खराब करने जैसा होगा। पैसे और सपोर्ट ना होने की वजह से ये तीनों काफी मायूस हो गए थे। थोड़ी देर के बाद में लीना को हैनी का मैसेज आता है जिसके अंदर वो बताती है कि उनके नए बोर्डिंग हाउस में जगह खाली है और आरी उनकी रेंट में हेल्प करने के लिए भी तैयार है। अब ये सुनकर लीना, बेन और मिन तुरंत ही वहां से निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन अब जैसे ही वो निकलने वाले होते हैं तो मिसेस S3 रोते हुए उनके सामने आ जाती है और गिड़गिड़ाने लगती है कि वो उनके बिना बिल्कुल अकेली हो जाएगी। अब जब बेन उससे सच जानना चाहता था तो S3 अनजान बन जाती है कि उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तब लीना और मिन जोर देते हैं कि अब उन्हें किसी उस्ताद को बुलाना ही पड़ेगा। अब मिन अपने किसी पहचान वाले को बुलाने की बात करता है पर S3 कहती है कि वो खुद एक उस्ताद को जानती है और उसे लाने के लिए अभी निकल रही है। खैर अब S3 के जाते ही बेन के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि बॉबी का था। बॉबी उनको बताता है कि मिन से बात नहीं हो पा रही थी और इसलिए उसने
मुश्किल से बेन का नंबर निकाला। अब मिन जो होता है वो बॉबी से उसके ईमेल के बारे में पूछता है तो बॉबी डर और हड़बड़ाहट में उन्हें फौरन वो घर छोड़ने के लिए कहता है। वो बताता है कि उसके गांव के उस्ताद ने ये साफ कर दिया है कि उस बोर्डिंग हाउस के अंदर ही कोई बहुत खतरनाक काला जादू करा गया है। लीना जब बताती है कि एस्त्री उस्ताद को लेने गई है तो बॉबी उनसे चीख कर कहता है कि एक पल भी मत रुकना और वो खुद उन्हें लेने आ रहा है। अब तीनों तेजी से अपना सामान पैक करने लगते हैं मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक से कोई पीछे से मिन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। अब बेन जैसे ही उसकी हेल्प करने के लिए जाता है तो उस पर भी पीछे से वार होता है और ये हमलावर कोई और नहीं बल्कि खुद मिसेस एस्त्री ही थी। जी हाँ, खैर इसके बाद में एस्त्री लीना के कमरे में दाखिल होती है। लीना डर के मारे माफी मांगती है पर एस्त्री बिना कुछ सुने ही उसे मारकर बेहोश कर देती है। अब जब लीना की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके हाथ और पांव बंधे हुए थे और बेन और मिन भी उसके बगल में कैद हैं। एस्त्री कमरे के अंदर वही चूहों वाला खाना लेकर आती है और जबरदस्ती लीना के मुंह में ठूसने की कोशिश करती है। लीना गुस्से में खाना फेंक देती है और उस पर काला जादू करने का इल्जाम लगाती है। अब एस्त्री बिना किसी डर के ये बात कबूल भी कर लेती है। वो बताती है कि हर शनिवार को वो ये खास मसाले और चूहों का मांस मिलाकर खाना बनाती थी। उसका खौफनाक राज ये था कि जब खाते वक्त चम्मच बर्तन से टकराकर आवाज करता था तो ठीक उसी पल शैतान उन मासूम लोगों की रूह को बख्शता था। जी हाँ, और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। अब एस्त्री अपने अतीत के काले पन्नों को खोलती है। वो बताती है कि 22 साल पहले जब उसका गांव पूरी तरह तबाह हो गया था तब उसका ईश्वर से भरोसा उठ गया। उसे लगता था कि भगवान ने उसकी रक्षा नहीं करी, लेकिन शैतान ने उसको एक नई जिंदगी और परिवार दिया। वो और वारियो एक ऐसे अजीब आदिवासी ग्रुप से जुड़ गए थे जो कि मौत की पूजा करते थे। उसने बताया कि उसका बेटा रियन असल में शैतान का ही दिया हुआ एक तोहफा है। बगल के कमरे में कैद रियन ये सारी खौफनाक बातें सुन रहा था। अब एस्त्री आगे एक बात बताती है कि रियन को जिंदा और सेहतमंद रखने के लिए बोर्डिंग हाउस के अंदर हमेशा 10 लोगों का होना जरूरी है। जैसे ये गिनती कम होती है रियन बीमार पड़ने लगता है। अब बॉबी के जाने के बाद जब ये काउंट कम हुआ यानी कि 10 लोगों की गिनती कम हुई तो उसी कमी को पूरा करने के लिए शैतान को 4 नई रूहें यानी कि सोल्स देनी पड़ी। रीना और वारियो की मौत इसी बलि का हिस्सा था। अब एस्त्री लीना पर चिल्लाती है कि उसके दखल देने की वजह से शैतान नाराज हो गया है और वो एक और दर्दनाक खुलासा करती है कि बॉबी उन्हें बचाने आया था लेकिन उसने उसे भी खत्म कर दिया। जिसके बाद वो मिन को बेहोश कर कर घसीटते हुए बाहर ले जाती है और फिर वो बेन और लीना को कमरे में लॉक कर देती है। अब अपनी बेबसी पर बेन को बहुत पछतावा होता है। वो लीना से माफी मांगता है और वादा करता है कि अगर वो यहाँ से जिंदा निकले तो वो सब कुछ ठीक कर देगा। खैर ठीक उसी वक्त बगल के कमरे से रियन उनकी हेल्प के लिए आगे आता है। खैर अब वो उनको ड्रॉर में रखी हुई कैंची और कमरे की चाबी का पता बताता है। बेन तेजी से कैंची से अपनी रस्सियां काटता है और दोनों रियन के कमरे में पहुंचते हैं। रियन बताता है कि उसकी माँ शायद मिन को उसी मनहूस स्टोर रूम में लेकर गई होगी। बेन अपनी हिफाजत के लिए एक दराती भी उठा लेता है और दोनों स्टोर रूम की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टोर रूम के अंदर उनको एक छुपा हुआ रास्ता यानी कि ट्रैप डोर मिलता है जो कि सीधा बेसमेंट तक जाता था। नीचे का मंजर देखकर उनकी रूह कांप जाती है। एस्त्री एक शैतानी रिचुअल कर रही थी और मिन की बलि देने की तैयारी में थी। अब बेन मौका देखकर दबे पांव एस्त्री के पीछे जाता है और उसके मुंह पर कपड़ा दबाकर उसे बेहोश कर देता है जबकि लीना तुरंत ही मिन को संभालती है। अब लीना, मिन और बेन बेसमेंट से निकलने की कोशिश करते हैं मगर रास्ते में बहुत सारी खौफनाक स्पिरिट्स उनका रास्ता रोक रही थी। ऑब्वियस सी बात है ये सभी शैतान की सर्वेंट स्पिरिट्स थी। खैर अब किसी तरह से ये लोग केले के बागान के सीक्रेट रास्ते से होते हुए बाहर निकल जाते हैं लेकिन तभी एस्त्री पीछे से आकर बेन पर हमला कर देती है। अब भागते भागते वो वापस से उसी जगह पर आ गए थे जहाँ पर एस्त्री अपना रिचुअल कर रही थी। वहाँ उन्हें बॉबी की लाश मिलती है और अपने दोस्त की लाश देखकर मिन फूट फूट कर रोने लगता है। माफी मांगता है कि उसने बॉबी की वार्निंग पर वक्त रहते यकीन नहीं किया। अब इससे पहले कि वो संभल पाते एस्त्री मिन को मारकर बेहोश कर देती है और लीना को धमकी देती है कि वो उन सब की लाश शैतान को भेंट चढ़ा देगी। अब बेन के फिर से बेहोश होने पर एस्त्री लीना पर टूट पड़ती है और उसे भी बेहोश कर कर एक कफन में लपेट देती है और तभी अचानक से एस्त्री जो होती है वो बादशाहपति नाम के उस भयानक शैतान को बुलाती है। शैतान अपने खतरनाक रूप में प्रकट होता है। जब लीना की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो डीमन बॉबी की लाश को बड़ी बेरहमी से नोच नोच कर खा रहा था। अब बॉबी को खत्म करने के बाद वो डीमन अगला निशाना लीना को बनाता है, उसकी तरफ बढ़ने लगता है लेकिन ठीक उसी पल रियन हाथ में दराती लिए वहां पहुंच गया था। अपने बेटे को देखकर वो डीमन पीछे हटने लगता है क्योंकि अल्टीमेटली वो शैतान का दिया हुआ तोहफा था। अब रियन अपनी माँ से गिड़गिड़ाकर कहता है कि वो ये खून खराबा रोक दे क्योंकि वो अपनी जिंदगी के लिए और मासूमों की मौत नहीं देख सकता। लेकिन
एस्त्री अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कहती है कि वो जो कुछ भी कर रही है सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए कर रही है। और आपको याद होगा कि वारियो भी यही कह रहा था अपनी पत्नी से, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुन रही थी। लेकिन जब रियन ये देखता है कि उसकी मां नहीं मान रही तो वो शांति से कहता है कि थैंक यू मम्मी, अब सब खत्म होगा। और ये कहते ही वो दराती से अपना ही गला काट कर खुद को खत्म कर लेता है। रियन के खत्म होते ही वो डीमन भी आग की लपटों में जलकर राख हो जाता है। कहीं ना कहीं वो इससे ही लिपटा हुआ था। यहाँ पर वो आपस में जुड़े हुए थे, ये डील का हिस्सा था। अब अपने बेटे की मौत का सदमा एस्त्री बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो भी अपनी जान दे देती है, जिसके बाद में बेन को होश आता है और वो लीना को आजाद करता है और मिन भी सही सलामत बच जाता है। खैर अब अंतिम सीन में हॉस्पिटल के अंदर मिन की माँ उससे माफी मांगती है कि उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वहीं दूसरी ओर बेन और लीना के माँ बाप भी वहाँ पर पहुँच गए थे। बेन के पिता अपने सख्त बर्ताव के लिए उनसे माफी मांगते हैं, जिससे कि उनके बिगड़े हुए रिश्ते फिर से जुड़ गए थे। लेकिन मूवी का आखिरी सीन जो होता है वो काफी ज्यादा भयानक था, क्योंकि बोर्डिंग हाउस के अंदर अभी भी वही शैतानी साया लटका हुआ दिखाई देता है, जो कि इस तरफ इशारा करता है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। यानी कि यहाँ पर पहले वो रियन से जुड़ा हुआ था, डील का हिस्सा था, डील से बंधा हुआ था, लेकिन अब वो फाइनली आजाद हो चुका है, जो कि यहाँ पर और लोगों को खत्म करने के लिए तैयार बैठा हुआ था। और इसी के साथ में टेक मी टू हेल मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की कहानी। अब देखो, एस्त्री और वारियो ने अपने बेटे रियन की जान बचाने के लिए शैतान बांशापति से सौदा किया हुआ था, या फिर ये कहें कि उसी शैतान का दिया हुआ तोहफा था रियन। उनका बोर्डिंग हाउस असल में एक बलि का अड्डा था, जहाँ पर वो मासूम स्टूडेंट्स को चूहों का मांस खिलाकर उनकी रूह शैतान को परोसते थे। बॉबी को तो शुरुआत से ही इस खतरे का एहसास हो चुका था, लेकिन जब तक लीना, बेन और मिन को सच्चाई समझ आई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बॉबी और रीना जैसे लोग अपनी जान गंवा चुके थे। लेकिन इस अंधेरे के बीच रियन, जो कि खुद उस शैतानियत का ही नतीजा था, उसने इंसानियत को चुना। उसने ये बात समझ ली थी कि दूसरों के खून के ऊपर टिकी हुई जिंदगी का कोई भी मोल नहीं है, और उसने खुद को ही खत्म करने का फैसला कर लिया, जिसके चलते ये डील टूट गई थी। और रियन की कुर्बानी ने ही लीना, बेन और मिन की जान बचाई, अदरवाइज वो भी नहीं बच पाते। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि सबके रिश्ते अब सुधर गए थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये एंटिटी अभी भी वहीं पर रह गई थी, और डायरेक्टर ने ये वार्निंग दी है कि बुराई कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। लेकिन अंत में लीना और उसके दोस्तों ने जो हिम्मत दिखाई थी, वही इस स्टोरी के असली हीरो थे। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये पूरी कहानी अच्छे समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपने अभी तक पोस्ट हाउस फिल्म और सिज्जिन और इल्लिहीन फिल्म को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। उन दोनों ही वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों ही मूवीज काफी ज्यादा बढ़िया हैं और रियल स्टोरी पर आधारित हैं। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए